हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ग्लोब के बारे में। अक्षांश और देशांतर को हम लोग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं अक्षांश और देशांतर को। ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह लघु रूप जो लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब होता है पृथ्वी का लघु रूप की एक वास्तविक प्रतिरूप। जैसे कि समझिए, अगर ग्लोब इस टाइप से, अगर पृथ्वी गोल है तो इसी प्रकार से एक छोटा सा स्वरूप, इसका आकार मतलब कि डिजाइन रहता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक बड़ा ग्लोब होता है और एक छोटा ग्लोब होता है। अक्ष किसे कहते हैं? तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होते हैं, उसे हम अक्ष कहते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे हम अक्ष कहते हैं। अब देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हम समझाना चाहेंगे। देखिए इधर, जैसे कि इस टाइप से अगर ग्लोब है तो एक पॉइंट यहाँ रख लीजिए और एक पॉइंट यहाँ। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ग्लोब के वे दो बिंदु हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है और जिनसे सुई होकर इस टाइप से सुई होकर गुजरती है। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एन से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला को एस, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और इससे जिससे सुई होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विषुवत-वृत्त। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत-वृत्त कहलाती है। देखिए, अगर ये मान लीजिए टोटली ग्लोब है, ये अगर टोटली ग्लोब है तो इसके बीच एक देखिएगा, हम ग्रीन कलर का एक ड्राइव यहाँ से करते, देखो बीचे बीच समझ लीजिएगा, बीचे बीच। तो उसे ही देखिए, यहाँ पर पृथ्वी के बीचे बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा ये है नहीं, इसको कल्पना किया गया है। और वैसी रेखा को, पृथ्वी के बीचे बीच गुजरने वाली रेखा को विषुवत-वृत्त कहलाती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक देखिए, ऊपर साइड में एक यह भाग को बांट रही है और एक ई भाग को बांट रही है। तो देखिए, ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यह बोल रहा है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप समझे होंगे, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। विषुवत-वृत्त को 0° से दर्शाया जाता है। और जो ये विषुवत-वृत्त है, यहाँ पर जो लाइन दिखा रहे हैं आप लोग को, यह जो है इसको 0° अक्षांश रेखा से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? देखेंगे अक्षांश रेखा। देखिए, अगर जैसे कि ग्लोब है, इस टाइप से ग्लोब गोल ड्राइंग कर देते हैं, तो यहाँ से विषुवत-वृत्त गुजरा हुआ है। और क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं या अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। नहीं समझे होंगे? देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि विषुवत-वृत्त है और इसका नाम 0° अक्षांश रेखा है, और इसके समांतर खींचे जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। वही बात बोला है कि विषुवत रेखा के ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। देखिए, अक्षांश रेखा और अक्षांश में अंतर होता है। अक्षांश रेखा क्या था कि अक्षांश रेखा एक समांतर था, क्योंकि कलर चेंज करते हैं। जो अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत-वृत्त की समांतर रेखा है। लेकिन वही बोले अक्षांश किसे कहते हैं? ओनली फॉर अक्षांश। तो अक्षांश देखिए, इसमें अंतर आ जाता है क्या कि यदि समांतर रेखा रहेगा तो उसे अक्षांश रेखा, मतलब कि अगर विषुवत रेखा से अगर कोई समांतर रेखा है उसे अक्षांश रेखा, लेकिन विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी कह देगा। अगर यहाँ से लेकर इसे कोणीय दूरी कह देगा या कोण बनेगा, उसे कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत रेखा किसी स्थान से कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। उस स्थान का अक्षांश, कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए विषुवत, जो नीला कलर से दिखा रहे हैं, अगर वो विषुवत-वृत्त है तो यहाँ से जो कोणीय दूरी है यह इसका क्या कहलाता है? अक्षांश कहेगा। लेकिन यही जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया है, यह क्या है? विषुवत-वृत्त है, और सॉरी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। आगे हम लोग समझेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला पॉइंट है उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो देखिए, ग्लोब को फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर देखिए, यहाँ से विषुवत-वृत्त बताए थे 50-50 में, और एक क्वेश्चन है कि उत्तरी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखा किसे? तो ऊपर वाला भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सॉरी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। और जो अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, और वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित रहेगा उसको हम क्या कहेंगे?
और उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। वही है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, उसको हम पर्सनली बनाकर फिर से उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर को समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो देखिए येलो कलर से दिखाया गया है, ये विषुवत रेखा हो गया। ये देखिए जो ऐसे इस टाइप से है, ये हो गया। और नीचे मतलब कि जितना भी हो गया, इसके नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। अब जानेंगे, देखिए ये भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा है, भी अक्षांश रेखा है, भी अक्षांश रेखा है। और इसी प्रकार से देखिए टोटल क्या है, टोटल अक्षांश रेखा की संख्या, टोटल अक्षांश रेखा की संख्या। तो देखिए एक बीच में और 90 ऊपर, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, 90 ऊपर और 90 नीचे कितना हो गया, 99 180 और 180 और 1 बीच वाला 181। टोटल अक्षांश रेखा की संख्या पूछेगा तो कितना करना है, 181 होते हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ यहाँ इस फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन रेखा कितना डिग्री पर काटता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो लाइन है ये 0 डिग्री को दर्शा रहा है, ये जो लाइन है 23.5 डिग्री को दर्शा रहा है, और ये 66.5 डिग्री को दर्शा रहा है, और ये अभी 23.5 डिग्री को, और ये भी 66.5 डिग्री को। लेकिन यहाँ पर मान क्या हो जाता है कि इसके साथ जो ऊपर में है, देखिए 0 डिग्री के अगर ऊपर कोई लाइन है तो उसको एन से दर्शाते हैं, और कोई नीचे है तो उसको एस से दर्शाते हैं। मतलब कि ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है और यह उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यह, और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो वो होता है मकर रेखा। अगर वही कहेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन रेखा काटती है, तो वो होता है कर्क रेखा। इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि बताएं कि उत्तरी, फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर इस टाइप से पूरा ग्लोब है और यहाँ से 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा गुजरा हुआ है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। तो ऊपर में अगर 23.5 डिग्री पर काट रहा है, ऊपर में 23.5 डिग्री पर, तो वो होता है कर्क रेखा। और अगर उत्तर में 66.5 डिग्री पर काट रहा है, उत्तर में ही कितना पर काट रहा है, 66 डिग्री पर, तो उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरीय ध्रुव वृत्त। और 23.5 पर काटेगा, देखिए 23.5 लिखा हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। और वही दक्षिणी में कहेगा, दक्षिणी यानी कि नीचे, तो नीचे में अगर 23 पर काटेगा तो मकर रेखा। यहाँ पर देखिए लिखल है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर मकर रेखा काटती है। और वही यहाँ पर रहेगा 66.5 पर, तो दक्षिणीय ध्रुव वृत्त। 66.5 पर रहेगा तो कौन हो जाएगा, दक्षिणीय ध्रुव वृत्त। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आगे समझते हैं कटिबंध किसे कहते हैं। देखिए कटिबंध देखिए, अगर मान लीजिए पूरा ग्लोब है और ग्लोब में अगर अक्षांश रेखा दिए हुए हैं, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, मान लीजिए 2 बीच के क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। और कटिबंध के आधार पर जो पूरा मतलब कि भारत की जो जलवायु है उसे बांटा गया है। तो किस प्रकार से बांटा गया है, आइए समझाते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, और शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्या होता है। देखिए जिस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय, जिस क्षेत्र में सूर्य ताप मध्यम होता है उस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यह वर्ष शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। अगला है शीत कटिबंधीय, जिस क्षेत्र में सूर्य का ताप न्यूनतम होता है उस क्षेत्र को शीत कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ सालों भर अत्यधिक ठंडा होता है। आइए कुछ समझाते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए पूरा ग्लोब है और यहाँ पर विषुवत वृत्त है, और इसके ऊपर बताए थे कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री पर नीचे मकर रेखा है। और यहाँ पर 66.5 डिग्री पर एक रेखा काटती है ऊपर में, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और 66.5 डिग्री पर नीचे काटता है उसे कहते हैं दक्षिणीय ध्रुव वृत्त। अब जब यहाँ पर समझिएगा कि कर्क रेखा के जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के बीच यहाँ पर सूर्य गति करता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। जो रेड से डिनोट किए हैं उस समझिएगा सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जगह है, सबसे ज़्यादा गर्मी। देखिए बोला है कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होती है उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। देखिए ये जो लाइन है नीला कलर से दिखाया हुआ है, अभी रेड से कर रहे हैं, ये है कर्क रेखा।
और ये भी है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के बीच को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए, जो यहाँ रेड से फिर ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ पर 23.5 यानी कि कर्क रेखा, ऊपर में समझ सके कर्क रेखा और ऊपर में उत्तरीय ध्रुव वृत्त, और यहाँ से मकर रेखा और नीचे से दक्षिणीय ध्रुव वृत्त। जो यहाँ पर जो जगह है उसको ग्रीन से करके दिखाते हैं, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो ग्रीन से जगह है, इसको यहाँ पर गर्मी और ठंडा दोनों का अनुभव होता है, गर्मी और ठंडा दोनों को। तो जहाँ गर्मी और ठंडा दोनों का अनुभव होगा वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं उसको, कि जिस क्षेत्र में सूर्य ताप मध्यम होता है और उस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। जहाँ दोनों का अनुभव किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? शीत कटिबंधीय। आप जगह को याद कर सकते हैं, ऊपर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, और नीचे में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक क्या पाया जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत कटिबंधीय किसी में समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा एक मिनट। जैसे कि देखिएगा, अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त से अपर में समझ लीजिए, ऊपर में, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से नीचे में। तो ये जो गुलाबी कलर से कर रहे हैं कलर, यहाँ पर सूर्य अच्छा से नहीं पहुँच पाता है और यहाँ पर हमेशा ठंडा रह जाता है। तो जहाँ हमेशा ठंडा रह जाता है उसे कहते हैं शीत कटिबंधीय। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस क्षेत्र में सूर्य का ताप न्यूनतम होता है, मतलब नहीं के बराबर, उस क्षेत्र में शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ सालों भर अत्यधिक ठंडा का अनुभव किया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। तो अगर आप समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट। देखिए, अब देशांतर की बात करते हैं। देखिए, हम लोग ग्लोब में इस टाइप से भी देखे हैं कि इस टाइप से भी लाइनिंग रहता है और इस टाइप से भी लाइनिंग रहता है, इस टाइप से। तो ग्लोब का थोड़ा सा नमूना तैयार कर दिए। और ऊपर वाला जो ध्रुव रहता है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे का जो ध्रुव रहता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा रहता है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब है ग्रिड किसे कहते हैं? तो आपको भी समझाएं कि देखिए कि इस टाइप से ग्लोब आप देखे होंगे, तो इधर से जो लाइन गया है उसको अक्षांश रेखा, और जो ऊपर से ऐसे लाइन आया है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो आप देख रहे होंगे कि एक जाल आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को एक जाल जैसा दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको जाल जैसा दिख रहा है। यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो जाल बनता है ना, उसी को मिला के बोला जाता है ग्रिड। उसे क्या मिला के बोला जाता है? ग्रिड। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो आप इसी को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो कटिबंध समझा रहे थे वहाँ पर कुछ फोटो के माध्यम से समझिएगा। देखिए, जो ग्रीन है यहाँ पर, देखिए ये जो निचला लाइन दिखा रहा है वो मकर रेखा को दिखा रहा है, ये लाइन मकर रेखा को दिखा रहा है, ये लाइन कर्क रेखा को दिखा रहा है, और जो क्षेत्र है उसी उष्ण कटिबंधीय हो गया। सबसे ज़्यादा गर्मी तो उष्ण कटिबंधीय। और ये जो देखिए पिंक से थोड़ा सा दिख रहा है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो ऊपर में व्हाइट है ऊपर और नीचे, वह है शीत कटिबंधीय। तो आप इसको समझे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, देशांतर रेखा समझा रहे थे, इसे अक्षांश देशांतर भी दोनों समझ जाइए। देखिए, कुछ लाइन जो है इस टाइप से गुजरा हुआ है, देखिए इस टाइप से गुजरा हुआ है। तो जो लाइन इस टाइप से गुजरा हुआ है वो है अक्षांश रेखा है। और कुछ लाइन जो है इस टाइप से गुजरा हुआ है, देख लीजिए इससे, इस टाइप से। तो देखिए, जो समांतर गुजरा हुआ है वो अक्षांश रेखा, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है वो क्या हो गया? देशांतर रेखा। और जब दोनों के मिलाने के बाद कुछ जाल बना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के मिलाने के बाद जो जाल बना उसे हम ग्रिड कहते हैं। तो आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं नोट कॉपी में, आपको यह बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यह अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ताप कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है। मकर रेखा
एवं कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। ऊपर में हम थ्योरी पढ़ा दिए हैं और थ्योरी यहाँ पर है, प्रैक्टिकल के साथ हम वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश किए हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख हिमांतर माना जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? 360 है। और अक्षांश रेखा के, तो अक्षांश रेखा के 181 और देशांतर के 360, याद रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को 111.32 किलोमीटर है। भारत का मानक हिमांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रह की गति है। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए क्वेश्चन ये कहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से किधर चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमते हुए चक्कर लगाती है, ताकि हम लोग को लगता है कि सूरज जो है ना कि पूरब में निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो कि पृथ्वी है ना वह घूमता है पश्चिम से पूर्व, तब हम लोग को लगता है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम में जा रहा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। आप नोट डाउन, इसको VVI है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं। अगर आप इस सेशन को अच्छा से देखें, अगर समझ में आया है तो आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। कर्क रेखा स्थित है, कर्क रेखा स्थित है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर। प्रधान यमांतर किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यमांतर कहते हैं। 0 डिग्री यमांतर को क्या कहते हैं? तो उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अगर देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वहां पर याद रखिए गोर उसको कहते हैं। गोर, GORE, गोर। अगर 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को कहेगा तो गोर, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कहेगा तो उसे कटिबंध कहते हैं। भारतीय मानक देशांतर कितना है? तो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री ईस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक यमांतर का मान कितना है? तो वही हो गया 82.5 डिग्री ईस्ट में। कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो कर्क एवं मकर के बीच बताए थे सबसे ज्यादा गर्मी, और जहां सबसे ज्यादा गर्मी उसको मार एकदम उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय ग ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त ऐसे सोच लो किस गोलार्ध में? तो देखिए बताए थे कि ग्लोब जब बना रहते थे ग्लोब, तो उत्तरी ऊपर में जो था उत्तरी और नीचे में जो था दक्षिणी, तो ऐसे सोचो ऊपर वाला के उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला के दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर सी। रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा के नाम बताइए। तो देखिए रांची भारत में पड़ता है और भारत में ही है अपने देश में, और उससे केवल भारत से केवल कर्क ही रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। ग्लोब क्या है? तो देखिए ग्लोब एक प्रकार का नमूना है। किसका? तो पृथ्वी का। पृथ्वी का एक छोटा सा लघु रूप है। पृथ्वी का लघु रूप। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक उत्तर को संक्षेप में दे। अगर हम यहाँ पर नोट नहीं लेके आए हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बोलकर सिखाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इस नोट को लिख लें कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी का एक लघु रूप है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रिड। इस टाइप से ग्रिड लिख सकते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? 360। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए विषुवत वृत्त के समांतर, अक्षांश रेखा इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि विषुवत वृत्त के समांतर खींची जाने वाली सभी रेखाएं या पाई जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती हैं।
सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में होता है? तो देखिए जहाँ ज़्यादा सूर्य पड़ेगा वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो बताइए गर्मी किस कटिबंध में पड़ता है? तो उष्ण कटिबंध में। किस में? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध। तो सबसे ज़्यादा सूर्यताप किस कटिबंध में पड़ता है? तो उष्ण कटिबंध में। तो अंगा क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? देखिए मकर जो रेखा है वो नीचे है और कितना में है? 23.5 डिग्री में। तो कौन गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में। अगर कोई चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में उसके साथ एस लग जाता है, यानी कि दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का अक्षांशीय मान। तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।